बाकी वो कितना रहा? 150 आ रहा। RTH1 बताओ। आवाज, हेलो, आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों को? हाँ सर। हाँ, जो प्रीवियस क्वेश्चन था RTH1 कितना आया? फॉर्मूला क्या होगा? L बाई के ए। एल का वैल्यू कितना है? 0 सेंटीमीटर या मीटर? ठीक है। के कितना था? 400। एरिया कितना था? 0.5 क्या? 0.5 है। ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है। वैसे अगर RTH2 निकालते हो, RTH2 के लिए कितना होगा? लेंथ उसका कितना दिया होगा बताना? 1000 से अगेन ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10,000 से। इसका कितना दिया हुआ? 200 इंटू 1 दिया हुआ ना। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 50। नेक्स्ट अगर थर्ड का बात करोगे, RTH 1 इंटू अगेन 10,000 डिवाइडेड बाई कितना दिया था उसका? 40 दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शन एरिया 1 ही दिया था। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा? 250। अब यहाँ से R इक्विवेलेंट जो होगा तुम्हारा कितना हो जाएगा? 25 प्लस 50 प्लस 250 कितना आएगा? 325। 325 है। H निकालना था तुमको। H कितना हो जाएगा? T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट या RS लिख सकते हो। टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 100। 100 डिवाइडेड बाई 325। सिंप्लीफाई कर लो इसको। जैसे अगर यही करंट का क्वेश्चन रहता तो कैसे करते हैं? ये रेसिस्टेंस है, एक ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है। अगर V1 V2 दिया होता, ये है R1, ये है R2 और ये है R3, तो तुमसे पूछता करंट कितना फ्लो हो रहा, तो क्या करते हैं? V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, वही करते हैं ना। सेम चीज है यहाँ पे। V की जगह क्या आ गया? T1 आ गया। V2 की जगह क्या आ गया? T2। और I की जगह क्या आएगा? बातें नहीं, I की जगह आएगा H। तो बाकी जो फॉर्मूला है H कितना हो जाएगा? T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, लेकिन यहाँ पे थर्मल निकालेंगे। क्या करा? क्या फिर से कैलकुलेशन करा? एक आध घंटे तो लगा ही होगा। तुम इसमें निकालना क्या चाह रहे थे? क्या कोशिश करें निकालने का? क्यों? अरे वो जंक्शन निकालना जरूरी थोड़े है। लास्ट वाला जो, अरे जो सीरीज के फॉर्म में ये जो फॉर्मूला है, टी टी जंक्शन कब निकालने का होगा तुमको? जब सवाल में पूछा रहेगा तो टी जंक्शन निकाल लेंगे। जैसे अगर पूछता यहाँ पे R1 और R2 के बीच में कितना टेम्परेचर होगा, तो ये कैलकुलेट करने को बोलेगा तब निकालेंगे ना। या फिर यहाँ का टेम्परेचर बोलेगा टी डबल डैश, तब तो निकालेंगे। अगर सवाल में नहीं पूछ रहा है हमसे, सवाल में सीधे क्या पूछ रहा है? यहाँ से कितना हीट फ्लो हो रहा है, तो उस हीट फ्लो के लिए क्या चाहिए? कम से कम 2 टेम्परेचर गिवन होना चाहिए। ये T1 और ये तुम्हारा क्या है? T2 है। तो जब T1 T2 है ना, उसके बीच में देखेंगे कितना रेसिस्टर लगा हुआ है या कितना थर्मल रेसिस्टर लगा हुआ है, तो उसके लिए R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। जैसे हम लोग
करंट में करते थे, वही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करोगे, आर इक्विवेलेंट निकालोगे, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T1 माइनस T2, बस पुट करो। हो गया। चलो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ईच, या टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ कंडक्टर, एंड्स ऑफ ईच रॉड इज सेम। अगर तुमने रॉड देखा और रॉड पे क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस तो दोनों एंड के बीच में है, सारे रॉड के लिए क्या है, सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हीट फ्लो होता है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट, डिफरेंट रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ईच रॉड, इस केस में जो हीट फ्लो होगा वो क्या होगा, रेट ऑफ हीट फ्लो जो होगा वो अलग अलग होगा। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, रेट ऑफ हीट फ्लो सबके थ्रू सेम था, तो इस केस में तुम्हें निकालना पड़ता है कि नेट हीट जो फ्लो हो रहा है वो कितना होगा। सो नेट, थर्ड में लिख सकते हो, नेट रेट ऑफ हीट फ्लो इज इक्वल टू द नेट रेट ऑफ हीट फ्लो टू द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ रेट ऑफ हीट फ्लो sum of rate of heat flow to individual rod। कॉम्बिनेशन से जो नेट हीट फ्लो होगा वो कैसे मिलेगा, सारे रॉड का हीट फ्लो निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे सबको। समझते हैं, सबसे पहला चीज क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ईच रॉड क्या होगा, सेम होगा। तो अगर रॉड है बहुत सारे तुम्हारे पास, इसके अक्रॉस जो टेम्परेचर होगा, सबके अक्रॉस, अगर इधर का टेम्परेचर T1, इधर का टेम्परेचर T2, ये रॉड है तुम्हारा, इसका K1 क्रॉस सेक्शन एरिया A1, K2 क्रॉस सेक्शन एरिया K3 और क्रॉस सेक्शन एरिया K3। अभी इधर से जो हीट फ्लो होगा इट विल बी H1, यहाँ से फ्लो होगा H2, और यहाँ से क्या फ्लो होगा H3। टेम्परेचर डिफरेंस सब क्या, रॉड 1 लोगे T1 टेम्परेचर, रॉड इधर का एंड जो है T2 टेम्परेचर, 2 के लिए भी वही, 3 के लिए भी वही, लेकिन जो हीट फ्लो हो रहा है, डिफरेंट रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ईच रॉड, सबसे कितना फ्लो हो रहा है H1 H2 H3।
अब तुमको एच नेट निकालना है, नेट कितना फ्लो हो रहा है, तो एच नेट विल बी व्हाट, H1 प्लस H2 प्लस H3। तो अगर यहाँ H1 निकाले को बोला जाए, H1 कैसे निकलेगा, कितना होगा H1, कुछ नहीं, A1 T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R1। ठीक है, मेन फॉर्मूला जो याद रखना है वो क्या है, अगर तुमको इस दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस पता है, दोनों एंड का टेम्परेचर डिफरेंस पता है, तो H1 के वैल्यू कितना होगा, इसको कैपिटल कर दो, T1 और T2, तो T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, R1, जहाँ R1 की वैल्यू क्या है, हाँ L बाई K1 इंटू K1। वैसे ही अगर H2 निकालोगे तो कितना होगा, बोलो, टेम्परेचर डिफरेंस सेम ही है, लेकिन टेम्परेचर जो आ रहा है उसकी जगह क्या हो जाएगा, और R2 कितना होगा, ठीक है। वैसे ही अगर H3 निकालोगे तो T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R3, और R3 क्या है, ठीक है। अब सबको ला करके यहाँ रख दो, तो H का जो वैल्यू होगा कितना होगा, H इज इक्वल टू T1 माइनस T2, ये टर्म कॉमन कर सकते हो, ये पूरा टर्म क्या कर सकते हो, या एक बार लिख लो R1 प्लस T1 माइनस T2 बाई R2 प्लस T1 माइनस T3 बाई R। कॉमन करोगे तो क्या दिखेगा, T1 माइनस T2 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3 वेयर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई RP। P क्यों लिख रहा है, पैरेलल है इसलिए। और ये जो P है, ये आरपी क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। अगेन करंट में जो कैलकुलेट करते थे ना पैरेलल वाले केस में, वैसा ही सेम सिनेरियो। सो एच क्या लिख सकते हो सीधे, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई आरपी, और आरपी निकालने का फॉर्मूला यहाँ, हो गया। एक प्रॉब्लम देखो, लिखना, टू एंड्स ऑफ ए मेटालिक रॉड, टू एंड्स ऑफ ए मेटालिक रॉड, two ends of a metallic rod is maintained is maintained
maintained at temperature is maintained at temperature 100 degrees Celsius, 100 degrees Celsius and 110 degrees Celsius, 100 degrees Celsius and 110 degrees Celsius, full stop. The rate of heat flow, the rate of heat flow is found, the rate of heat flow is found, is found to be, is found to be 4 joule per second, is found to be 4 joule per second, full stop. If the ends of rod, if the ends of rod, the ends of rod are maintained at, the ends of rod are maintained at 200 degrees Celsius, maintained at 200 degrees Celsius and 210 degrees Celsius, 210 degrees Celsius, then find, then find, then find rate of heat flow, then find rate of heat flow. और होगा, हाँ, और ये पूछा गया था AIPMT 2015 में। कुछ करना था इसमें, नहीं करना था, क्योंकि रॉड सेम है तो आरटीएस तो सेम होगा। अगर दोनों केस में रॉड सेम रखते हो तो आरटीएस सेम है, और अगर आरटीएस जैसे ही सेम होगा एच विल डिपेंड ऑन व्हाट, डेल्टा टी। तब ही भूल जाओगे, जो एच होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इधर देख लो, एच किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा टी पे। तो जब आरटीएच कांस्टेंट हो गया तो ये बस डेल्टा टी पे डिपेंड कर रहा हो। डेल्टा टी दोनों केस में कितना है, केस 1 में भी वही है और केस 2 में भी क्या है, सेम ही चीज है। तो दोनों केस में एच यानी H1 और H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, H1 इक्वल टू H2 4 जूल पर सेकंड। बस इतना ही करना था, कोई कैलकुलेशन नहीं, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी। आंसर कितना आ जाता, 4 जूल पर सेकंड। नेक्स्ट लिखना एक और सवाल। थ्री रॉड्स, थ्री रॉड्स of same material, three rods of same material, three rods of same material having same cross section, having same cross section, having same cross section and length, having same cross section and length have been joined, have been joined, have been joined as shown in figure, have been joined as shown in figure, have been joined as shown in figure। अभी फिगर बनाएंगे, फुल स्टॉप। Find the temperature, find the temperature at the junction of the rod, find the temperature at the junctions of the rod, find the temperature at the junction of the rods। तुमसे पूछ रहा है यहाँ पे जंक्शन का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा।
कितना? सबका 60 आ रहा है। ठीक है, सबका 60 आ रहा है तो ठीक है। देखो, सबने इसको हीट वाले मेथड से करा, हीट फ्लो करवा करके देखा। सबसे पहले अगर आरटीएच की बात करोगे, इसके लिए वैल्यू आर, इसके लिए भी और इसके लिए भी होगा। यहाँ का जंक्शन टेम्परेचर निकालना है तुमको। अब इसको निकालने के लिए बहुत सारे मेथड है। तुमने क्या करा होगा, इधर से हीट फ्लो करवाया होगा, इधर से हीट और इधर से हीट फ्लो करवाया होगा। मत फ्लो, एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताए थे जंक्शन निकालने का, जंक्शन पे टेम्परेचर निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताए थे ना, कि अगर दो रॉड है तुम्हारे पास, समझ लो, देख लो, ये था तुम्हारा ए, ये है तुम्हारा जंक्शन। ये दोनों जो रॉड है, ये कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इसके लिए एक रॉड यूज कर सकते हो R/2 का, और ये हो गया एक R का। तो यहाँ का टेम्परेचर कैसे निकलेगा? T का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, T इज इक्वल टू T1 बाई प्लस डिवाइडेड बाई, सिंप्लीफाई करोगे T1 कितना है तुम्हारा, T1 ये जो टर्म है, डिवाइडेड बाई R1, अगेन ये जो टर्म है डिवाइडेड बाई R2, और इसको सिंप्लीफाई करके पुट कर दो। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, या बाकी लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं, इधर से Q फ्लो करवा रहे हैं उधर से, तो इधर से कितना फ्लो होगा, 2Q। सो अगर Q निकालना चाहते हो, Q का फॉर्मूला क्या होगा, 90 माइनस टी डिवाइडेड बाई आर। और अगर यहां से यहां तक निकालोगे तो 2Q जो होगा वो कितना होगा, T-0 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो तो क्या मिलेगा तुमको यहाँ से, कि 2 × 90 - टी डिवाइडेड बाई आर बराबर किसके होगा, T/R के होगा। सो आर आर यहाँ से उड़ा दो, इधर बचेगा 180 - 2T = T, तो T आएगा 60 डिग्री। तो कोई भी मेथड यूज करना, सेम चीज होगा। और ये क्वेश्चन कहाँ का है, IIT 2000, IIT वाले ने ये सवाल पूछा था सन 2000। हो गया, एक और लिखोगे, ये छाप लिए ना।
सवाल लिखोगे, if two metallic plates of equal thickness, and thermal conductivities, two metallic plates of equal thickness and thermal conductivities K1 and K2, K1 and K2, K1 and K2 are joined in series, are joined in series, are joined in series, then find equivalent, then find equivalent thermal conductivity, then find equivalent thermal conductivity, equivalent thermal conductivity of the given combination, equivalent thermal conductivity of the given combination. देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अगर इसके लिए बात करोगे R1 आएगा और इसके लिए R2, R1 की वैल्यू कितनी होगी L बाई K1 इंटू ए, और R2 का वैल्यू कितना होगा K2 है, ठीक है। अब यहाँ से आएगा तुम्हारा R इक्विवेलेंट, जो जिसकी वैल्यू कितनी होगी R1 प्लस R2। अब ये जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ रहा है, ये में भी एक सिंगल लेंथ का रॉड यूज करेंगे उसके लिए आ जाएगा, तो इसका लेंथ कितना होगा 2L, और इसके लिए के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रखेंगे सेम रखेंगे, तो ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2L डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट इनटू के, R1 कहाँ है इधर है, K1A प्लस R2 कितना होगा, तो सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा 1 बाई के इक्विवेलेंट 2 बाई के इक्विवेलेंट बराबर होगा 1 बाई K1 प्लस 1 by K2. So यहाँ से K equivalent will be 2 K1 K2 divided by K1 plus K2. तो यहाँ दो तरीके का सवाल पूछ सकते हैं, या तो तुमसे इक्विवेलेंट आरटीएच पूछ ले, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितना होगा, या सॉरी इक्विवेलेंट हाँ थर्मल कंडक्टिविटी, जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर तुमसे इक्विवेलेंट जो आर की वैल्यू आएगी, इक्विवेलेंट आरटीएच की वैल्यू आएगी, उसको यूज करके तुमसे हीट फ्लो कितना होगा वो पूछ सकता है। क्या करा आगे मतलब पहले बता
चलो, तो कंडक्शन से रिलेटेड जो बातें थी वो सब हमने देख लिया। टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल कंडक्शन तुम्हें पढ़ना है नहीं, तो उसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लिखेंगे ग्रोथ ऑफ आइस, ग्रोथ ऑफ आइस ऑन ऑन अब आइस के बारे में समझेंगे कि आइस कैसे ग्रो होता है किसी भी पॉन्ड के ऊपर। मान लो ये तुम्हारा कोई पॉन्ड है, इसके ऊपर आइस का ये थिकनेस जमा हुआ है, ठीक है। ये इधर तुम्हारा वाटर है और इधर तुम्हारा एटमोस्फेयर है। वाटर का जो टेम्परेचर होगा कितना होगा? हाँ, वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो होगा एट 0 डिग्री से। आइस के नीचे जो भी वाटर होगा उसका टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। ऊपर एटमोस्फेयर का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? माइनस में होगा कुछ, जीरो से कम ही होगा ना, क्योंकि अगर जीरो से कम नहीं होता तो फिर ये थिकनेस बढ़ेगा नहीं। अगर इस आइस का थिकनेस तुमको बढ़ाना है तो क्या करोगे? ये जो टेम्परेचर है ये जीरो से कम होगा, तभी जाकर के इधर से हीट फ्लो करके कहा जाएगा एटमोस्फेयर में, जिसके चलते ये नीचे वाटर जो है वो भी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हीट का जो फ्लो होगा वो किधर से किधर होगा? इधर से इधर की तरफ। जो भी हीट का फ्लो हो रहा है वो किधर से इधर हो रहा है? इधर से इधर हो रहा है। मान लो आइस का जो थर्मल कंडक्टिविटी हो कितना है, के है। तो इधर अगर देखोगे रेट ऑफ हीट फ्लो अगर निकालते हो, रेट ऑफ हीट फ्लो कैसे निकलेगा तुमको? रेट ऑफ हीट फ्लो जो कि एच से हम रिप्रेजेंट करते हैं कितना होगा? के ए। टेम्परेचर T1 कितना है? 0 माइनस डिवाइडेड बाई थिकनेस। मान लो हमने अभी कितना माना है? वाई थिकनेस है। जो भी तुम्हारा आइस अभी बना हुआ है वो कितना थिकर है? वाई थिकनेस है। तो एच जो होगा इट विल बी के ए टी डिवाइडेड बाई वाई। अभी इतना हीट एस्केप कर रहा है, और ये जो हीट एस्केप करेगा कहाँ से? इधर से। वो क्या करेगा? कुछ आइस जमा देगा यहाँ पे। मतलब ये जो रेट ऑफ हीट फ्लो है, ये जब बाहर जाएगा तो इधर वाला पोर्शन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? आइस जमा हो जाए। मान लो इस हीट के एस्केपिंग के चलते यहाँ पे डी वाई थिकनेस का आइस बन गया। हमारी बात समझ में क्या कर रहे हैं? ये जो हीट एस्केप करा इसके लिए कुछ टाइम लगा होगा, इसलिए इसको क्या किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेट ऑफ हीट फ्लो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो कि ये जो भी हीट फ्लो हुआ बाहर की तरफ, उसके चलते यहाँ क्या हो गया? आइस जम गया। वही आइस क्या करेगा? हीट रिलीज करेगा, मतलब वाटर जो है वो हीट रिलीज करेगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा? आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने पढ़ा हुआ है कैलोरीमेट्री में कि जब आइस बनेगा तो तुम्हारे पास क्या दिखेगा? लैटेंट हीट दिखेगा। और लैटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है? तो अगर लैटेंट हीट से देखोगे, फ्रॉम लैटेंट हीट क्यू कितना होता है? एम इंटू एल। लेकिन मास तुम्हें पता नहीं है, इसको कन्वर्ट कर सकते हो। मास क्या होता है? रो इंटू वॉल्यूम। रो इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को लिख सकते हो एरिया इंटू एक्स, या एरिया इंटू थिकनेस। और थिकनेस यहाँ किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वाई से। और उसके बाद एल। हमारी बात समझ में क्या कर रहे हैं? लैटेंट हीट से जो क्यू होगा जो यहाँ से स्केप करा वो कितना होगा? एम इंटू एल, जहां एम क्या लिखेंगे? रो इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होगा? जो ऊपर पूरा एरिया है वो डिवाइडेड बाई जितना थिकनेस का आइस जमा, ये जो सॉरी मल्टीप्लाइड बाई जितना थिकनेस का आइस जमा, वो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हमें लैटेंट हीट की जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है? रेट ऑफ लैटेंट हीट की जरूरत है। क्योंकि ये जो इक्वेशन हमने लिखा है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? रेट ऑफ हीट फ्लो, मतलब टाइम से डिवाइड करने हैं। हमने ये क्या निकाल दिया? पूरा आइस जो बनने में हीट एस्केप हो रहा है वो निकाला। तो यहाँ से रेट निकालोगे तो क्या दिखेगा? अगर यहाँ से रेट निकालते हो, रेट ऑफ हीट एस्केपिंग अगर निकालोगे
रेट ऑफ हीट, एक काम करना, ये टी कंफ्यूजन करेगा टाइम से, इसको कैपिटल टी करके रखना। कैपिटल टी हमेशा टेम्परेचर रिप्रेजेंट करेगा, सब जगह चेंज कर देना। हो गया। ये क्या है तुम्हारा टेम्परेचर है, किसका टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का, लेकिन निगेटिव नेगेटिव होने के चलते वो क्या हो गया प्लस में आ गया। अब देखो रेट ऑफ हीट क्या है तुम्हारा, एच जो है दैट इज डी क्यू बाई डी टी, कितने के बराबर है, के ए टी वाई के बराबर है। आ रही बात समझ में। अब यहां से अगर क्यू निकालना होगा तो कैलकुलेट कर सकते हो, क्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाँ इधर ले जाके इधर रख दो, इसको ले जाकर के इधर मल्टीप्लाई कर दो, अभी इंटीग्रेशन बाद में करेंगे कि डी वाई वाला भी टर्म है। अभी अगर तुमको क्यू निकालना होगा, क्यू तो इट कैन बी के ए टी डिवाइडेड बाई वाई इंटू डी टी। अगर टाइम जो है बहुत ही छोटा हुआ उसी के चलते ये क्या इकट्ठा हुआ है, बेसिकली इस ये जो टर्म है ना तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा डी क्यू है, ये टर्म को क्या लिख सकते हो डी क्यू। क्यों लिख रहे हैं डी क्यू, क्योंकि हमने जो थिकनेस लिया वो क्या लिया हुआ है बहुत ही छोटा लिया है, थिकनेस अगर छोटा लिया है तो हीट भी जो बाहर जाएगा वो क्या होगा छोटा होगा। तो ये तुम्हारा इक्वेशन 1, और यहाँ से भी तुम डी क्यू निकाल सकते हो, ये टाइम है सॉरी कुछ ठीक है, ये तुम्हारा इक्वेशन 2 है। दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं इसलिए हम क्या रख रहे हैं, इसको डी क्यू पहले निकाला, डी क्यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो थिकनेस लिया हमने क्या लिया है बहुत ही छोटा लिया है, इसलिए जो हीट निकलेगा वो में भी छोटा होगा। तो मास इंटू एल, मास को कैसे निकाला रो ए डी वाई इंटू एल। अब हमें पता है रेट ऑफ हीट फ्लो से, रेट ऑफ हीट फ्लो से एच जो होगा कितना होगा, अगर थिकनेस आइस का वाई है उसका थर्मल कंडक्टिविटी के ले रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ए और टी, तो ये रेट ऑफ हीट फ्लो होगा। देखिए रेट ऑफ हीट फ्लो होता क्या है डी क्यू बाई डी टी, इक्वेट कर दिया। तो डी क्यू बाई डी टी में टी इधर ले जाओ, ये डी क्यू दे देगा। अब 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज कितना बाहर निकला वो कितना ये प्रोवाइड किया उसके बराबर होगा। तो ये टर्म और ये टर्म दोनों बराबर होगा, तो तुम्हें क्या दिखेगा रो ए टी वाई इंटू एल, यहाँ पे लेंथ नहीं है लेटेंट हीट है, इंटू के ए टी टेम्परेचर डिवाइडेड बाई वाई और डी टी। टी यहाँ पे ये स्मॉल टी क्या है टाइम है, तो कंफ्यूज मत होना, क्रॉस सेक्शन एरिया है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। तो यहाँ से क्या मिलेगा तुम्हें, यहाँ से मिलेगा वाई डी वाई इज इक्वल टू के इंटू टी डिवाइडेड बाई रो एल इंटू डी टी। अब ये रिलेशन देगा तुमको dt टाइम में कितना थिकनेस नया बना, dt टाइम में अगर तुम कितना टाइम दे रहे हो dt टाइम दे रहे हो तो कितना थिकनेस और नया बना और कितना आइस ग्रो हुआ। लेकिन हमें dt थिकनेस के लिए dt टाइम के लिए नहीं चाहिए, हमें कौन से टाइम के लिए चाहिए टाइम t के लिए चाहिए। तो इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट कर दो, तो फॉर या आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख दो, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन करने के लिए लिमिट भी चाहिए। लिमिट दो तरीके का रख सकते हो, जहां से मान लो हमने स्टार्ट करा, जब हमने देखा y की वैल्यू 0 थी, ये y dy
टाइम उस समय क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है या T1 भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, टाइम T1 या 0 भी पुट कर सकते हो। सिमिलरली या Y1 भी रख सकते हो और इधर T1 रख सकते हो। तो अगर T1 रखते चलते हैं और इधर T इक्वल्स टू T2 और इधर क्या रखेंगे, Y रखेंगे, तो KT डिवाइडेड बाई रो एल डी टी। अब ये सिंपल सा इंटीग्रेशन, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। क्या आएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 बराबर किसके होगा, 0 to y अगर रखते हो तो ये बराबर हो किसके। अब देखो ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का वो क्या है, कांस्टेंट है, रो और एल कांस्टेंट है, तो ये सब बाहर आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, T2 माइनस T1। तो ये तुमको रिलेशन बताएगा जहां से वाई स्क्वायर क्या मिलेगा तुम्हें, 2KT रो एल और डेल्टा टी। जैसे इसको डेल्टा टी लिख सकते हैं, डेल्टा टी अगेन यहाँ पे क्या है, टाइम है। तो ये रिलेशन देगा जिससे टाइम पे तुमको पता चलेगा कि कौन से टाइम पे थिकनेस कितना है। जैसे एक सवाल करेंगे, हो गया। तो ये वाला जो टर्म है इधर ये क्यों आ रहा है, 0 पे हमने पुट करा, अगर यहाँ y1 पुट करते तो, या अगर ऐसे y1 पुट करोगे ना और इधर क्या पुट करोगे, y2, फिर क्या टर्म आएगा, हाँ ऐसा इक्वेशन आएगा, y2 स्क्वायर माइनस 2KT डिवाइडेड बाई रो एल डेल्टा टी। ये भी यूज कर सकते हो, लिमिट चेंज करनी इधर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो, सेम चीज है। बस लिमिट का फर्क है, लिमिट अगर थिकनेस 0 से स्टार्ट करेगा क्वेश्चन में तो सीधे ये लेकर के सॉल्व कर सकते हो, और अगर थिकनेस पहले से कुछ दिया हुआ है तो फिर कौन सा यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में एक बार देख लेना कि थिकनेस 0 से स्टार्ट किया है या फिर कौन सी वैल्यू दी है, उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। एक सवाल करेंगे अभी इस पे, लिखना, द थिकनेस ऑफ आइस, thickness of ice in a lake, the thickness of ice in a lake is 5 centimeter, is 5 centimeter. The thickness of ice in a lake is 5 centimeter, and temperature of air, and temperature of air is minus 10 degree Celsius, minus 10 degree Celsius. Calculate time required, calculate time required, time required for the thickness to be doubled, for the thickness to be doubled. Calculate time required for the thickness to be doubled if 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 density, comma thermal conductivity, density, comma thermal conductivity and latent heat, and latent heat of ice, density, thermal conductivity and latent heat of ice is given as
is given as 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.004 और लैटिन रेट कितना है इसका, यूनिट लिख लो, कैलोरी पर सेंटीमीटर, कैलोरी पर सेंटीमीटर पर सेकेंड पर डिग्री। लैटिन रेट तो आइस का जानते हो कितना होता है, 80 कैलोरी पर रेस्पेक्टिवली। तो ये तीन इंफॉर्मेशन तुमको दिया हुआ, जिसमें सबसे पहला वाला क्या है, डेंसिटी है, दूसरा वाला क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, और तीसरा वाला लैटिन। कैलकुलेशन होगा ज्यादा, 1 1 1 1 1.9, तो कम 19 घंटे के आसपास आएगा। हाँ, कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, क्योंकि इनिशियल थिकनेस कुछ दिया हुआ है। तो जैसे इसमें सारा चीज जो है ना, वो देखो ये सारा चीज सीजीएस में ही दिया हुआ है, तो इसको डायरेक्टली सीजीएस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में किसमें है, सीजीएस में दिया हुआ है। तो इधर y की जगह क्या रखेंगे, 10 माइनस इधर 5 स्क्वायर बराबर कितना होगा,
तो जो गिवन है उसमें रख दो 2 इंटू के की वैल्यू कितना 0.004 डिवाइडेड बाई रो कितना 0.92 इंटू 50 ये होगा डेल्टा टी यही तुमसे निकालने को पूछ रहा है क्या होगा हाँ कैपिटल टी 10 इसी को सिंप्लीफाई करना ये कितना आएगा 75 इंटू 80 इंटू 92 या 0.92 अभी करके रखो डिवाइडेड बाई 20 इंटू 0.004 रख सकते हो ऐसे यहाँ पे एक जीरो कर दो ये चला जाएगा इससे ये चला जाएगा तो 75 इंटू 920 इसमें अगर 3600 से डिवाइड करोगे तो किसमें चेंज हो जाएगा आर में क्योंकि ये पूरा टर्म यहाँ पे क्या लिखो सेकेंड है ठीक है सेकेंड है अगर इसमें डिवाइड कर दो किस पे 3600 से तो ये आर में चेंज हो जाएगा और आर में चेंज होगा जो तुम्हारा आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 19.1 आर के आसपास ठीक है आगे यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन कर सकते हो ये कितना बार में जाएगा 4 बार में जाएगा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अप्रोक्सीमेट 19 टाइम्स हो गया नेक्स्ट लिखेंगे कन्वेक्शन कंडक्शन खत्म हो गया तुम्हारा नेक्स्ट विल मूव ऑन टू कन्वेक्शन कन्वेक्शन में क्या क्या होता है इसमें ज्यादा कुछ है नहीं थ्योरी है हाँ इधर जो है प्रॉब्लम इस तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं आएंगे तुम्हारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछ लेगा लिखना मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच modes of heat transfer in which actual modes of heat transfer modes of heat transfer in which actual motion of particles of the medium takes place कंडक्शन में क्या हो रहा था कंडक्शन में हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा था पार्टिकल्स का जो मोशन हो रहा था उसमें एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे थे बस वाइब्रेशन हो रहा था यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअल मोशन होगा एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल खुद जाएंगे और ये जो प्रोसेस है ये हीट कंडक्शन कहाँ पे यूज होगा ये जो हीट ट्रांसफर है कहाँ यूज होगा लिक्विड्स या गैसेस में फ्लूइड में लिखना दिस मोड इज यूज्ड this mode is used this mode is used to transfer heat from one place to another place transfer heat from one place to another place in in liquid and gases in liquids and gases in liquids and gases liquids and gases next looking in next one there are two types of convection दो टाइप होते हैं कन्वेक्शन के एक होता है
फ्री कन्वेक्शन, फ्री या इसको नेचुरल भी बोलते हैं। क्यों छूट गया? नेचुरल, फ्री और नेचुरल कन्वेक्शन, इसमें क्या होगा कि जो मोशन होगा पार्टिकल्स का, मोशन ऑफ पार्टिकल टेक्स प्लेस, मोशन ऑफ पार्टिकल टेक्स प्लेस ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। जो भी मोशन होगा वो किसके चलते होगा? डेंसिटी डिफरेंस के चलते होगा, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस एंड विद द हेल्प ऑफ एंड विद द हेल्प ऑफ एंड विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी भी बस लिख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी सेम चीज। देखो इसमें क्या होगा, जैसे क्या वाटर है, वाटर में जो कन्वेक्शन होगा इसमें जो नीचे का वाटर होता है वो क्या होता है? ऊपर की तरफ ट्रांसफर होता है, और अगेन ऊपर से जो वाटर है क्या होता है? नीचे की तरफ ट्रांसफर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे से जब इसको गर्म करोगे, जब हीट दोगे यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ डेंसिटी कम हो जाएगा। और डेंसिटी कम होने का क्या मतलब है? डेंसिटी कम होने का मतलब है कि या तो दो तरीके से सोच सकते हो, या तो इस पे बाइंसी फोर्स लगने लगेगा, उस बाइंसी के चलते ये ऊपर जाएगा, या फिर इसके ऊपर जो वाटर है वो क्या है? हेवी है, मतलब उसका डेंसिटी ज्यादा है, वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा और तब इसको क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा ऊपर की तरफ। तो यार जो भी मोशन हो रहा है वो किसके चलते हो रहा है? नेचुरल मोशन है। यहाँ पे तुम एक्सटर्नल कोई ऐड नहीं दे रहे कर रहे हो। जो भी मोशन हो रहा है किसके चलते? डेंसिटी डिफरेंस, और इस डेंसिटी डिफरेंस के चलते वेट या बाइंसी फोर्स के चलते ये क्या आएगा? मोशन होगा इस तरीके का, ऊपर वाला वाटर नीचे आएगा, फिर गर्म होगा, फिर ये कहा जाएगा ऊपर जाएगा, फिर इस तरीके का ऐसा बल्क मोशन चलेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल मोशन होता है, बल्क मोशन होता है पार्टिकल का, जिसके चलते हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। यानी जो हीट यहाँ पे था इस मोलिक्यूल्स के पास था, वो हीट लेकर के कहाँ चला गया? पूरा मोलिक्यूल्स हीट लेकर के ऊपर चले गए, फिर ऊपर वाला मोलिक्यूल्स आके नीचे फिर गर्म होगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, और ये जो साइकिल है ये क्या रहेगा? हमेशा चलते रहेगा। और इसके लिए एक चीज ध्यान दे सकते हो कि जो मोशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। जो भी मोशन होगा वो किस तरीके से डायरेक्शन में होगा? वर्टिकल। या तो जिसका डेंसिटी कम है वो ऊपर जाएगा, जिसका डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ नेचुरल कन्वेक्शन में बस इसी तरीके का मोशन पॉसिबल है, क्योंकि नेचुरल में अगर देखोगे क्या पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर सकता है? कि डेंसिटी डिफरेंस हुआ, यहाँ का डेंसिटी ज्यादा है तो ये वाला पार्टिकल मूव करके इधर आएगा। डेंसिटी डिफरेंस तो है ही साथ एक और चीज क्या होनी चाहिए? वेट फोर्स होना चाहिए या बाइंसी होना चाहिए, उसी के चलते वर्टिकल मोशन होगा। तो ऐसा नहीं कि यहाँ का डेंसिटी कम है तो फिर ये मूव करके यहाँ चला गया और ये मूव करके यहाँ चला जाएगा, ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो वैसे मोशन के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसका? पोस्ट कन्वेक्शन का। पोस्ट कन्वेक्शन, ये दूसरा टाइप है कन्वेक्शन का। और पोस्ट कन्वेक्शन में क्या होता है देखना, motion of particles takes place, motion of particles takes place, motion of particles takes place with the help of external force, external force. Motion of particle takes place with the help of external force, which 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 carry which carry which carry particles from one position to another, which carry particles from one position to another। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कौन मदद करेगा?
फोर्स, और वो जो फोर्स है उसको देने के अलग अलग मेथड होते हैं। ब्लोअर चला दो, फैन चला दो। ब्लोअर में जो ब्लोअर का वर्किंग होता है क्या होता है, इधर कॉइल लगा हुआ है ब्लोअर में, ठीक है। ये ब्लोअर क्या करेगा, इसके आसपास का जो एयर है उसको गर्म खींचेगा, क्या मैग्नेट तोड़े गर्म करेगा, ठीक है। ये जो भी कॉइल है ब्लोअर के अंदर इसको क्या करा, अपने आसपास के एयर को हीट गर्म कर दिया। अब इधर जो एयर है ना वो तो ठंडे ही है। अब हमें क्या करना पड़ता है कि इधर से एक फैन चला दो। ये फैन क्या करेगा, इधर का एयर को पुश कर देगा, इधर का एयर पुश करेगा, दूसरा वाला एयर आ जाएगा, ये फिर गर्म होगा, फिर ये पुश होगा, फिर गर्म होगा। तो ब्लोअर में कौन सा कन्वेक्शन यूज होता है, पोस्ट कन्वेक्शन, मतलब फैन यूज कर लो एक जगह से दूसरी जगह एयर को ब्लो करवाने के लिए, ठीक है। या कहीं किसी पोजीशन पे ठंडा एयर है उसको ब्लो कर दोगे तो कहीं गर्म एयर होगा, वो क्या करेगा उस लोकेशन पे आ जाएगा। यानी जो बल्क मोशन होगा एक्सटर्नल फोर्स से करवाओगे तो उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट कन्वेक्शन। और अगर नेचुरली हो रहा है डेंसिटी डिफरेंस के चलते तो उसको भी क्या बोलेंगे, नेचुरल या फिर फ्री कन्वेक्शन। और इसी के साथ कन्वेक्शन खत्म। नेक्स्ट लिखेंगे रेडिएशन। ये थर्ड एंड लास्ट टाइप है तुम्हारा। हाँ, क्या हो जाएगा, अरे गैस का डेंसिटी ऐसे ही बहुत कम होता है, जो एयर है ना। हाँ तो फिर तुम्हारा अगर रूम गर्म करना है तो पूरा गर्मी कहाँ मिलेगा, छत पे, तो छत पे लटकना पड़ेगा। अगर हीटर यूज कर या हीटर यूज कर रहे हो नॉर्मल तो क्या करेगा, रूम गर्म करेगा, लेकिन जो भी हवा है वो उठ के कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो तुमको कहाँ बैठना पड़ेगा गर्म, बैठो फिर, लिखो रेडिएशन। अरे वर्किंग जो उसका काम है वो करवाएंगे ना। अब बोलोगे सर यहाँ जो हमारे पास मम्मी खाना बना रही है जाकर के इधर फैन लगा देते हैं, क्योंकि जो पानी यहाँ पे है वो जल्दी जल्दी क्या करेगा, ऊपर उठ के जाएगा। जो वर्किंग है उसके बेसिस पे काम है। फ्री से अगर काम चल जा रहा है तो कुछ नहीं करेंगे। अगर फ्री से काम नहीं हो रहा तो क्या करते हैं, हम एयर को पुश करते हैं अपना एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, ताकि जो एयर का डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे हमें चाहिए वहां पे मिल जाए, वैसा मिल जाता है तो काम करते हैं उस तरीके का। नेक्स्ट लिखेंगे रेडिएशन। वो होगा मोशन उसके, फ्री तो हमेशा हो रहा है, फ्री के लिए कुछ नहीं करना है, फ्री ऐसे छोड़ दो होते रहेगा, लेकिन फोर्स के लिए मेहनत करना है, और मेहनत करेंगे तो वो हमारे काम की चीज करेगा तब तो। नहीं तो ऐसे फालतू में वेस्ट हो रहा होगा तो क्यों करेंगे, अलग से पंखे का खर्चा क्यों लगाएंगे। देखना रेडिएशन में, देखना मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, mode of heat transfer in which mode of heat transfer in which transfer of heat takes place, transfer of heat takes place transfer of heat takes place in form of electromagnetic wave. Transfer of heat takes place in form of electromagnetic wave. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, जैसे तुम लाइट है तुम्हारा विजिबल लाइट, वो किस रेंज में आता है, वो विजिबल जो जो उसका वेवलेंथ है। अब जो नहीं कि हमेशा तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो देख ही पाओगे, उस तरीके के रेडिएशन हम देख पाते हैं जो विजिबल रेंज में होते हैं, जो नहीं होते हैं उसको नहीं देख सकते हैं। तो कोई भी बॉडी है वो हमेशा रेडिएशन देता है, वो बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे। अब इसमें होता क्या है ना कि जो रेडिएशन है ना ये फास्टेस्ट वे है हीट ट्रांसफर का। रेडिएशन क्या है तुम्हारा, फास्टेस्ट वे है हीट ट्रांसफर का, क्योंकि जो भी रेडिएशन है उसका स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। रेडिएशन का जो स्पीड होगा वो लाइट की स्पीड के बराबर होगा। यानी जो भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो 12th में पढ़ोगे उसमें बताएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कितना होता है, मतलब जो भी हीट यहाँ से रेडिएट हो रहा है उसका स्पीड कितना होगा, सी के बराबर, दैट इज 3 × 10⁻⁸ यानी ये जो मेथड है ये क्या फास्टेस्ट वे ऑफ हीट ट्रांसफर है, तो लिख लो इट इज फास्टेस्ट वे ऑफ हीट ट्रांसफर।
It is fastest way of it is fastest way of heat transfer. Fastest way of heat transfer, and it does not require any medium, and it does not require any medium. क्या होगा? मीडियम जो होगा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि मीडियम है तो नहीं होगा, मीडियम होगा तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक जगह से दूसरे जगह इस मोड से हीट ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन कन्वेक्शन और कंडक्शन के लिए क्या चाहिए तुमको? मीडियम की जरूरत है, क्योंकि कन्वेक्शन कहाँ होता है? फ्लूइड और फ्लूइड में, मतलब सॉलिड लिक्विड और गैस में। कंडक्शन कहाँ होता है? सॉलिड्स में। मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हो गए या कोई भी नॉन मेटालिक में भी होता है, लेकिन उसमें कम होता है क्योंकि उसका थर्मल कंडक्टिविटी कम होगा। जिसका थर्मल कंडक्टिविटी कम उसमें कंडक्शन कम होगा, जिसका ज्यादा उसमें ज्यादा। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो तुम्हारे होते हैं वो किस पे होते हैं? मेटालिक कंडक्टर पे बेस्ड होते हैं, क्योंकि मेटालिक जो भी बॉडी है वो हीट भी कंडक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो कंडक्शन से रिलेटेड देखो कुछ पे होगा। अब ऐसा नहीं कि वुड पे नहीं पूछ सकता है, मे बी वुड से रिलेटेड भी पूछ सकता है, क्योंकि देखते हो ना कि अगर वुड इधर जल रहा है तो दूसरा एंड जो होता है वो भी गर्म हो जाता है। जैसे इधर जला करके रखो, ये वाला बर्न कर रहा है, अब ये वाला बर्न करेगा तो इधर वाला तो ऐसा नहीं कि ठंडा रहेगा, ये भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इस एंड तक हीट पहुंचने में क्या होगा? बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसका कंडक्टिविटी जो थर्मल कंडक्टिविटी वो क्या होगा? बहुत कम होता है। तो मे बी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर पूछेगा तो जस्ट के का वैल्यू देगा, वो यूज कर लेंगे सिंपली। नेक्स्ट लिखना है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लिखना थर्मल रेडिएशन ओबे, थर्मल रेडिएशन ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, थर्मल रेडिएशन ओबे inverse square law, inverse square law, that is that is that is intensity, that is intensity, that is intensity of radiation, that is intensity of radiation from a point source, from a point source is inversely proportional to inversely proportional to square of distance, inversely proportional to square of distance between source and observer। यानी जो भी इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा? रिड्यूस होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ना सोर्स से, इंटेंसिटी क्या होगा? रिड्यूस होगा। और अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो कैसे रिड्यूस होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब देखो कोई भी बॉडी है, दो तरीके का चीज होता है। जैसे ये एक बॉडी है, ये इस पे रेडिएशन फॉल भी हो सकता है, या यही बॉडी क्या कर सकता है? रेडिएशन इमिट भी कर सकता है। तो दो तरीके का बात होता है कि जो रेडिएशन इस पे फॉल हुआ, समझो इधर, जो रेडिएशन उस पे फॉल हुआ उसके साथ क्या क्या फिनोमेना हो रहा है, या जो रेडिएशन ये इमिट कर रहा है उसका नेचर कैसा है, या उसकी क्वांटिटी कितनी है। यहाँ दो तरीके की बात करेंगे हम। पूरा रेडिएशन जो होगा, रेडिएशन को बेसिकली क्या किस तरीके से डिवाइड करेंगे? जो रेडिएशन इससे फॉल हुआ और यहाँ से जो रेडिएशन एमिट हुआ, इसका बात करेंगे। तो जो रेडिएशन यहाँ पे फॉल होगा उसके साथ क्या क्या हो सकता है? जो भी रेडिएशन फॉल होगा उसके साथ क्या क्या होगा? रेडिएशन मत समझो, मान लो ये लाइट है, अगर इस सरफेस पे लाइट गिरेगा तो क्या क्या फिनोमेना होगा? तीन फिनोमेना। लाइट अगर इस पे इंसिडेंट होता है, रेडिएशन तो लाइट है ना, वो किसका पार्ट है? रेडिएशन का ही तो पार्ट है ना। जो तुम देख पा रहे हो रेडिएशन के पार्ट है, एक छोटा सा स्पेक्ट्रम में। तो ये जो चीज है जो यहाँ इंसिडेंट हुआ, इसके पास क्या क्या हो सकता है? या तो ये रिफ्लेक्ट होगा, या फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन को ट्रांसमिशन बोलते हैं, मतलब ट्रांसमिट होगा या फिर एब्जॉर्ब होगा। ये तीन चीजें हो सकती हैं। आ रही बात समझ में?
मतलब कुछ पोर्शन उसने क्या करा, रिफ्लेक्ट कर दिया। किसका, जो इंसिडेंट हुआ है उसका। अभी हम किसका बात नहीं कर रहे हैं, एमिट का बात नहीं कर रहे हैं कि क्या इमिट हो रहा है, उसमें क्या क्या हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम किसका बात कर रहे हैं, जो रेडिएशन इंसिडेंट हुआ किसी बॉडी पे। मान लो ये तुम्हारा क्या था, बॉडी, तो इस पे इंसिडेंट हो रहा होगा रेडिएशन बहुत सारा। अब वो जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है उसके साथ क्या क्या हो सकता है, या तो वो रिफ्लेक्ट होगा, या फिर ट्रांसमिट होगा, या फिर एब्जॉर्ब होगा, या फिर तीनों हो सकता है। तीनों में से कोई दो भी हो सकता है, या तीनों में से कोई एक भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, बॉडी के टाइप पे, यानी बॉडी का सरफेस कैसा है, ठीक है, या बॉडी का नेचर कैसा है, उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो लिखना when 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 radiation is when radiation is incident when radiation is incident, या फॉल भी लिख सकते हो, when radiation fall, radiation incident और ब्रैकेट में fall on a surface, it undergoes it undergoes it undergoes reflection it undergoes reflection, comma, transmission, reflection, comma, transmission, and absorption। क्या क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा, रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन। मान लो हमने एक सरफेस लिया, तो एक सरफेस के एग्जांपल से समझ सकते हो। और जो भी रेडिएशन है ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा। रेडिएशन लाइट है, अगेन लाइट का जो पाथ है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होगा, इसलिए रेडिएशन का भी पाथ कैसा होगा। ये तुम्हारा सरफेस है, इस पे क्या इंसिडेंट हुआ, रेडिएशन इंसिडेंट हुआ है। मान लो ये रेडिएशन की वैल्यू कितनी है, क्यू, तो इसका कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। मान लो इसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, क्यू आर से कर रहे हैं। इसका कुछ जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, ट्रांसमिट, जिसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यू टी से, और कुछ पोर्शन क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब ये जो क्यू है कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, ये तुम्हारा सरफेस है। अब देखो, अब ये इसमें ब्रेक हो रहा है, तो क्यू का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, सम के बराबर होगा, क्योंकि एनर्जी है। तो क्यू होगा कितने के बराबर, क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू सी। और इसमें कुछ अलग सा साइंस नहीं है, बस कंजर्वेशन ऑफ क्या यूज कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं। जितना आया तीनों को ऐड करोगे उसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि उसी का कुछ पार्ट क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, कुछ एमिट हो रहा है, तो कुछ ट्रांसमिट हो रहा है, कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है, और कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, अगर क्यू से डिवाइड करते हो दोनों साइड तो ये क्या हो जाएगा, क्यू आर बाई क्यू प्लस क्यू ए बाई क्यू प्लस क्यू टी बाई, वैसे लिख सकते हैं। और ये जो पूरा टर्म है ना उसको मैं लिख रहा हूँ आर, ये वन क्या हो जाएगा, आर प्लस ए प्लस बी, वेयर आर क्या है तुम्हारा, आर क्या है, हुँ? कौन सा फ्रैक्शन, इसका नाम क्या है, आर ए टी। आर जो तुम्हारा वैल्यू है, आर एक्चुअली है क्या, ये आर इज इक्वल टू क्यू आर बाई क्यू, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है या तो वन हो सकती है या फिर वन से छोटा होगा, ठीक है ना। बाकी की अगर ये जीरो हो जाए और ये जीरो हो जाए, मतलब ना तो बॉडी ऑब्जर्व कर रहा है ना तो बॉडी ट्रांसमिट कर रहा है, सारा का सारा क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू कितनी होगी, वन, या फिर वन से छोटा होगा। इसको छोड़ करके मान लो कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो गया, कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो गया, तो इसकी वैल्यू हमेशा वन से क्या होगी, बराबर होने के लिए इन दोनों क्या होना पड़ेगा, तो जो
पॉलिश सरफेस होता है, जो हाईली पॉलिश सरफेस होता है उसके लिए आर की वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो आर तुम्हारा क्या है, क्यू आर बाई क्यू लेस देन ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। वैसे ही ए जो तुम्हारा है, ए क्या होगा, क्यू ए बाई क्यू, और ये वैल्यू अगेन 1 से छोटा या ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, वैसे ही टी लिख लो। हो गया, जल्दी लिखो, लिखना। एंड एंड आर कॉमा ए एंड टी, एंड आर कॉमा ए एंड टी is known as R comma A comma T is known as reflectance power, reflectance power, क्योंकि R कहाँ से बना, रिफ्लेक्शन से बना, तो इसलिए उसको क्या बोलना है, रिफ्लेक्टेंस पावर बोलना है। उसके बाद ए क्या है तुम्हारा, एब्जॉर्प्टिव पावर। उसके बाद कॉमा देकर क्या लिखोगे, एब्जॉर्प्टिव पावर। एंड लास्ट क्या है तुम्हारा, ट्रांसमिटिंग पावर, एंड ट्रांसमिटिंग पावर रेस्पेक्टिवली। हो गया, नोट में लिखेगा, नोट में लिखना, वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ R comma A and T, value of R comma A and T depends on depends on depends on surface depends on surface and wavelength of radiation, depends on surface and surface and wavelength of radiation, कितना वेवलेंथ फॉल हो रहा है, और सरफेस का जो नेचर है वो कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट लिखेंगे। अब देखो ये सारे जो चीज होगा ये किससे होगा, ये होगा इंसिडेंट जो हुआ उसके साथ क्या क्या हो रहा होगा। अब जो बॉडी है वो हमेशा क्या करते रहता है, एमिट भी करता है। कोई भी बॉडी जो है वो क्या करेगा, एमिट भी करेगा। तो अगर एमिट कर रहा है तो उससे रिलेटेड बातें देखेंगे। तो लिखना, लिखना एनर्जी इमिटेड, एनर्जी इमिटेड, हाँ एनर्जी इमिटेड, एनर्जी इमिटेड ड्यू टू रेडिएशन, लिखना if 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 q is if q is amount of energy if q is amount of energy emitted by a body, if q is amount of energy emitted by a body, emitted by a body having surface area having surface area having surface area capital A, having surface area capital A, and and in time t and in time t, then 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 emissive power then emissive power then emissive power
of this body, then emissive power of this body is given as, then emissive power of this body is given as E equals to Q by AT. अब ये जो तुम्हारा E है वो कब आया, ये तुम्हारा सरफेस था, ठीक है। सरफेस पे मान लो तुम, सरफेस का जो एरिया है वो कितना ए है, तुम यहाँ कितने देर के लिए बैठे, टी टाइम के लिए बैठे थे, तुम्हें पता चला कि यहाँ से जो हीट एमिट हो रहा है, हीट एमिट मतलब ये बॉडी हीट एमिट कर रहा है कितना, क्यू। तो इस केस में, एमिशन के केस में हम क्या डिफाइन करते हैं, इमिसिव पावर डिफाइन करते हैं। जैसे पिछले वाले तीन केस में, तीनों केस किससे रिलेटेड थे, इंसिडेंट रेडिएशन जो रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन शो कर रहा था उससे रिलेटेड थे। अभी क्या है तुम्हारे पास, एमिशन हो रहा है, ये जो बॉडी है ये खुद रेडिएट कर रहा है, खुद एनर्जी इमिट कर रहा है। तो तुम कितने देर के लिए बैठे, टी टाइम के लिए, कितने सरफेस एरिया पे, हीट कितना मिला तुमको, क्यू। तो जो भी इमिसिव पावर होगा बॉडी का क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाई एटी। मतलब इमिसिव पावर कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज, सो इमिसिव पावर, देखो इमिसिव पावर कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज, so emissive power can also defined as emissive power can also be divided as energy radiated, energy radiated, energy radiated by a body, by a body per unit area, per unit area, per unit time, per unit area, per unit time। हो गया। अब देखो रेडिएशन के केस में हम दो टाइप के बॉडी का बात करते हैं। एक होता है ब्लैक बॉडी, और एक होता है नॉर्मल बॉडी, ठीक है। ये ब्लैक बॉडी है, अभी इससे जो इमिशन हो रहा है दैट इज ईबी। ई बस किसके लिए है तुम्हारा, ब्लैक रिप्रेजेंट करने के लिए है। और ये नॉर्मल बॉडी है जिससे एनर्जी रेडिएट हो रहा है, दैट इज व्हाट ई। दोनों का टेम्परेचर जो है क्या है, सेम है, इसका भी टेम्परेचर टी, इसका भी टेम्परेचर टी। लेकिन हम इन दोनों बॉडी के लिए देख रहे हैं कि एक बॉडी ने कितना इमिट किया, ब्लैक बॉडी ने इमिट किया ईबी, और ये जो नॉर्मल बॉडी है ये कितना कर रहा है। तो इस केस में हम एक टर्म रिप्रेजेंट करते हैं जिसको बोलते हैं इमिसिविटी। इमिसिविटी क्या करता है, जस्ट नॉर्मल बॉडी को कंपेयर किससे करता है, ब्लैक बॉडी से। क्योंकि ब्लैक बॉडी जो है ना, किसी भी टेम्परेचर पे जाओगे तो ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन इमिट होता है दैट इज द मैक्सिमम, उससे ज्यादा कुछ और इमिट नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पास ब्लैक बॉडी है तो वो जो रेडिएशन इमिट करेगा वो बाकी किसी भी नॉर्मल बॉडी से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम करते क्या है कि इस टेम्परेचर पे ये जो बॉडी है वो कितना इमिट कर रहा है उसको कंपेयर किससे करते हैं, ब्लैक बॉडी के इमिशन से। और जो इसका कंपैरिजन करते हैं वहां से एक वर्ड, एक टर्म आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इमिसिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखे हुए इमिसिविटी। और अगेन इमिसिविटी किससे रिलेटेड है, ट्रांसमिशन से, सॉरी इंसिडेंट से या एमिशन से, एमिशन से रिलेटेड है। इमिसिविटी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से, लिखना इमिसिविटी इज डिफाइंड एज, emissivity is defined as, emissivity is defined as ratio of energy, ratio of energy, ratio of energy emitted, emitted by a body, ratio of energy emitted by a body, by a body to energy emitted by, to energy emitted by, to energy emitted by, energy emitted by black body, by a black body, by a black body per unit area, per unit time।
दैट इज ई जो होगा कितना होगा, ई बाई ई बी। तो ई क्या है तुम्हारा, इमिसिव पावर, कोई भी नॉर्मल बॉडी के लिए या ग्रे बॉडी। और जो तुम्हारा ई बी है, दिस इज इमिसिव पावर ऑफ पावर ऑफ ब्लैक होल। और ई का जो वैल्यू होगा ये भी क्या हो सकता है, 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर। और जब 1 होगा इसका मतलब क्या है, ई इज इक्वल टू 1 मीन कि जो तुमने बॉडी पिक करा है वो बॉडी कैसा है, ब्लैक बॉडी है, या फिर इसको बोलते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी। लिखना, नेक्स्ट हेडिंग लिखना परफेक्ट ब्लैक बॉडी। लिखना बॉडी विच, a body which absorbs, a body which absorbs all the radiation, a body which absorbs all the radiation falling upon it, a body which absorbs all the radiation falling upon it। ये जो डेफिनेशन है ब्लैक बॉडी का, ये किसके बेसिस पे है, इंसिडेंट जो रेडिएशन है उसके बेसिस पे है। मतलब कोई ब्लैक बॉडी है, उस पे तुमने क्या करा, कोई रेडिएशन इंसिडेंट करवाया, और वो जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका पूरा का पूरा क्या कर लिया इसने, एब्जॉर्ब कर लिया, पूरा का पूरा क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब ट्रांसमिट कितना करा, 0, और रिफ्लेक्ट कितना करा, 0। मतलब ये जो डेफिनेशन है ये ब्लैक बॉडी के किसके रेस्पेक्ट में है, इंसिडेंट रेडिएशन के रेस्पेक्ट में। और अगर इमिशन के बेसिस पे लिखोगे तो, या फिर लिख लो और लिखो तो बता रहे हैं, और a body, a body which emits, a body which emits radiation of all possible wavelength, a body which emits all possible wavelength, that is from 0 to infinity, that is from 0 to infinity, is known as black body, is known as black body, is known as black body। किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए अगर बात करोगे, नोट में लिख लेना, फॉर अ ब्लैक बॉडी क्या होगा, ब्लैक बॉडी की अगर बात करोगे तो टी कितना हो गया, 0। टी की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 0 होगा। ए का जो वैल्यू होगा वो भी कितना होगा, ए का वैल्यू होगा 1, और आर कितना होगा, 0। ब्लैक बॉडी के लिए ना तो ट्रांसमिशन होता है ना हो ये रिफ्लेक्शन होता है। वो पूरा का पूरा जो इंसिडेंट फॉल हुआ, तो सारे इंसिडेंट को क्या करा उसने, एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसको ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं। या फिर दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो, E इक्वल्स टू 1। ये जो है ये किसके बेसिस पे है, इंसिडेंट के बेसिस पे है। ये सब हमने किसके बेसिस पे लिखा, जो रे इंसिडेंट करवा रहे, जो रेडिएशन इंसिडेंट करवा रहे। ये क्या है तुम्हारा, एमिशन के बेसिस पे। और जिस बॉडी का एमिशन
1 के बराबर होता है, एमिसिविटी 1 के बराबर हो तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी बोलेंगे। क्योंकि अगर तुम स्पेक्ट्रोमीटर लेके बैठोगे, हम जो भी डिवाइस जो वेवलेंथ को कैच करता है उसको लेके बैठोगे तो क्या मिलेगा, उसमें जो रीडिंग आएगी दैट विल बी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, उसमें सारे रेडिएशन तुमको मिलेंगे। और ब्लैक बॉडी का एग्जांपल क्या है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एग्जांपल है सन। सन क्या करता है, वहां से जो एब्जॉर्ब की बात करो छोड़ो, उसको रिप्रेजेंट करेंगे किसके बेसिस पे, ई के बेसिस पे। तो जो सन है ना, यहाँ से जो एनर्जी इमिट होता है या जो रेडिएशन इमिट होता है, उसमें देखोगे फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट सारे के सारे रेडिएशन पॉसिबल है। तो डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ऐसा बॉडी जिस जो एनर्जी इमिट कर रहा है उसमें 0 से लेकर के इंफिनिटी तक के सारे अगर वेवलेंथ मिल रहा है तुमको, तो इसको क्या बोलोगे, ब्लैक बॉडी बोलेंगे। आ रही बात समझ में। और अगर एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे देखोगे तो आइस को भी हम ब्लैक बॉडी ट्रीट कर सकते हैं, परफेक्ट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आइस को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्रीट आइस एज ब्लैक बॉडी। क्यों, क्योंकि आइस का काम क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास आइस है, इस पे जितना भी रेडिएशन होगा ना, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक का, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक का जितना रेडिएशन है, ये सबको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। बस कंडीशन ये है कि विजिबल रेंज का कुछ पोर्शन क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है, उसी के चलते ये क्या दिखता है, रेड। जो भी विजिबल वाला कंडीशन है तुम्हारा, विजिबल वाला मतलब फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर का जो भी लेंथ है वो क्या कर देगा, ये रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। लेकिन बाकी का सारा क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब ए की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी ना, वो अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर होगी। रिफ्लेक्शन आर जो होगा वो क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होगा। ट्रांसमिशन क्या होगा, ट्रांसमिट तो कुछ कर नहीं है, बस रिफ्लेक्ट कर रहा है और क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आइस को भी हम क्या मान सकते हैं, ब्लैक बॉडी। परफेक्ट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ब्लैक बॉडी है, ठीक है। ब्लैक बॉडी हम अपने मन से बना भी सकते हैं। ब्लैक बॉडी क्या करते हैं, बना भी सकते हो। कैसे, एक बहुत बड़ा कंटेनर लो और इस पे क्या करो, एक छोटा सा होल कर दो, बहुत ही छोटा सा होल करोगे, और इधर से कोई रेडिएशन इस होल से पास करवा रहे हो, तो ये जो रेडिएशन है ना तुम्हारा, यहाँ पे अंदर जाएगा और मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के चलते ये क्या करेगा, अंदर ही ट्रैप हो जाएगा, कभी बाहर निकलेगा ही। जो भी रेडिएशन तुम उसको दिए, उस पर इंसिडेंट करवाया, वो होल से गया और रिफ्लेक्ट होकर के क्या हो गया, अंदर ही फंस गया, यानी बाहर निकला ही नहीं। तो बाहर नहीं निकलेगा तो ट्रांसमिशन नहीं हुआ, ठीक है। सारा का सारा रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रहा है, सारा का सारा क्या हो जा रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है। मतलब ये जो बॉडी है इसको क्या बोल सकते हो तुम, ब्लैक बॉडी बोल सकते हो। और इसको हमने क्या करा, खुद से बनाया हुआ। आ रही बात समझ में। तो डेफिनेशन दो तरीके से दे सकते हो, वन ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्ब कितना करा उसके बेसिस पे, या दूसरा किसके बेसिस पे, एमिशन के बेसिस पे। और एमिशन के बेसिस पे दोगे तो एमिसिव पावर बताओगे या फिर इमिसिविटी बताओगे। इमिसिविटी कितना होगा ब्लैक बॉडी का, 1 होगा, ठीक है। हो गया, नेक्स्ट लिखेंगे। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। अब इमिसिव पावर हम डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट है तुम्हारा स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई लैम्डा से। अब ये थोड़ा समझना है क्या, देखो हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है। ये एक बॉडी है जो क्या कर रहा है, एनर्जी इमिट कर रहा है, क्योंकि इमिसिव पावर किसके बेसिस पे डिवाइन करेंगे, इमिसिव जो भी यहाँ पे एनर्जी इमिट हो रहा है उसके बेसिस पे। तो एक हमारे पास बॉडी है जो क्या कर रहा है, पावर को, एनर्जी इमिट कर रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है। जो यहाँ पे रेडिएशन होगा एनर्जी का, क्यू जो इमिट हो रहा है, इसमें कितने वेवलेंथ हो सकते हैं, बहुत सारे। जो भी एनर्जी इमिट करेगा उसके क्या होंगे, बहुत सारे वेवलेंथ होंगे। अगेन वो पढ़ेंगे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में। तो इसमें क्या होता है कि जो मान लो कि रेंज है λ1 टू λ2, टेम्परेचर के बेसिस पे हमने देखा क्या कि ये जो तुम्हारा बॉडी है
ये क्या कर रहा है, लेमडा 1 और लेमडा 2 के बीच का एनर्जी इमिट कर, मतलब जो भी रेडिएशन इमिट कर रहा है वो किसके बीच में है, इसके बेसिस में। या फिर इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, अगर ब्लैक बॉडी होगा तो जो एनर्जी इमिट करेगा वो कहां से कहां तक जाएगा, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक। सारे के सारे इसमें क्या होंगे, ये जो एनर्जी यहाँ से ट्रैप करोगे तुम उसको रीड करोगे, उसमें जो वेवलेंथ मिलेगा वो कहां से कहां तक मिलेगा। अब तुम क्या चाहते हो ना, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए हम क्या डिफाइन कर दे, इमिसिव पावर डिफाइन कर दे। अभी जो तुमने डिफाइन करा वो किसके बेसिस पे है, होल है तुम्हारा, जीरो से लेकर के इन्फिनाइट, या फिर लेमडा 1 से लेकर के लेमडा 2 तक जो भी पावर इमिट हो रहा है उसको तुमने डिफाइन करा है। अभी हम क्या करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, मान लो यहाँ से एक कोई वेवलेंथ उठा लिया लेमडा, उस लेमडा के लिए इमिसिव पावर कितना होगा, यानी उस लेमडा के रेस्पेक्ट में कितना एनर्जी इमिट हुआ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो उसको क्या बोलोगे, एमिसिव पावर। मान लो हमने एक बॉडी लिया और इससे देखा क्या कि ये क्यू लेमडा एनर्जी इमिट कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, वेवलेंथ लेमडा के रेस्पेक्ट में। अब बात यह है कि ये जो वेवलेंथ लेमडा है ना, वेवलेंथ यहाँ पे कंटिन्यूअस आता है, वेवलेंथ जो आएगा वो क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। तो हम बात करते हैं, एक चेक करेंगे लेमडा के लिए और दूसरा चेक करेंगे लेमडा प्लस टी लेमडा के लिए। ये दोनों में जो चेंज है ये क्या है, बहुत ही छोटा है। तो अप्रोक्सीमेटली ये जो वेवलेंथ है ना ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इस बीच में जो भी एनर्जी हुआ दैट इज व्हाट, क्यू लेमडा। तो दिस क्यू लेमडा डिवाइडेड बाय ए into time into this t lambda is defined as e lambda। आ रही बात समझ में। जो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है उसमें डिफरेंस देख लो क्या, पहले वाले में क्या था, q डिवाइडेड बाई ए टी, ये था तुम्हारा E, जिसको हम क्या बोल रहे थे, इमिसिव पावर। अब उस Q में हम घुस करके नहीं देख रहे थे कि वो किसके किस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग है, उससे हमें मतलब नहीं था। हमें किससे मतलब था, जो हीट निकला वो चुपचाप बैठ के देख लिया कितना एरिया से और कितना टाइम से निकला, डिवाइड कर दिया, इमिसिव पावर निकल गया। अभी हमें क्या चाहिए, हम देख रहे हैं लेमडा के लिए। अब लेमडा के लिए देखोगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हीट इमिट हुआ दैट इज डिवाइडेड बाई एरिया इंटू टाइम करेंगे, नीचे एक और टर्म आएगा, दिस इज व्हाट, रेंज। जिस रेंज के बीच में तुमने एनर्जी इमिट करवाया ना, रेंज क्या है यहाँ पे, लेमडा से लेकर के, ये उल्टा भी सोच सकते हो ऐसे, लेमडा से और डी लेमडा के बीच में, मतलब इस गैप में जो एनर्जी इमिट हुआ है दैट इज व्हाट, क्यू लेमडा। मतलब उस रेंज में बैठ करके जो तुमने एनर्जी ट्रैप करा, लेमडा से, लेमडा माइनस डी लेमडा से लेमडा तक का वो कितना है, क्यू लेमडा, लेमडा क्यू, या फिर लेमडा से लेकर के लेमडा प्लस डी लेमडा, उसके गैप में कितना एनर्जी तुमको मिला, क्यू लेमडा। तो दैट क्यू लेमडा डिवाइडेड बाई ए इंटू टी डिवाइडेड बाई दिस रेंज। रेंज का कहने का मतलब है जो छोटा सा गैप आया किसमें, वेवलेंथ में, उससे डिवाइड करोगे तो ये क्या देगा, ई लेमडा देगा। आ रही बात समझ में। और इसको क्या बोलते हैं, एमिसिव, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है, जो किसके लिए डिफाइंड है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए डिफाइंड है। ये पूरे जो पूरा एमिशन हो रहा है उससे इसको मतलब नहीं है, इससे निकाल सकते हो पूरा एमिशन, लेकिन उसके लिए फिर इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। लिखना इसमें, लिखना एमिसिव पावर, एमिसिव पावर कोरोस्पॉन्डिंग टू, एमिसिव पावर कोरोस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, एमिसिव पावर कोरोस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर वेवलेंथ, a particular wavelength, comma, it is it is amount of heat radiated, it is amount of heat radiated, it is amount of heat radiated per unit time, it is amount of heat radiated per unit time per unit area, per unit area, per, and per unit range of wavelength, per unit range of wavelength, per unit range of wavelength के नीचे लिखना पैरा छोड़ के, if q lambda, if q lambda, if q lambda is heat, if q lambda is heat radiated, if q lambda is heat radiated between wavelength
between wavelength lambda and lambda plus d lambda. Q lambda is heat radiated between wavelength lambda and lambda plus d lambda. Then EB, then E lambda is equal to Q lambda divided by A T into D lambda. ठीक है, नोट में लिखेंगे रिलेशन बिटवीन E and E lambda. E जो है it can be given as E lambda into D lambda into 2, या फिर इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो 0 to lambda 1 E lambda D lambda plus lambda 1 to lambda 2 E lambda D lambda and so on. ये तुम्हारा एक्चुअल इमिसिव पावर है और ये क्या है इमिसिव पावर है। बाद का रेंज क्या लिखे? क्या लैम्डा 1 के बाद का रेंज क्या लिखे? लैम्डा 1 ये पूछ रहे हो? उसके बाद ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2, लैम्डा 1 से लेकर के लैम्डा 2 तक, आगे भी और भी हो सकता है। चलो कुछ बचने लिखो। नेक्स्ट हेडिंग लॉज ऑफ रेडिएशंस। लॉज ऑफ रेडिएशंस, कुछ लॉज पढ़ेंगे। लॉज ऑफ रेडिएशंस, उन लॉज को यूज करके हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिससे कितना इमिट होगा हीट ड्यू टू रेडिएशन वो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला जो लॉ आता है वो होता है प्रीबोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। प्रीबोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, ये पहला लॉ है तुम्हारा। प्रीबोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज लिखना है इसमें पॉइंट वाइज करके। नंबर 1 पॉइंट प्रीबोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज लिखना नंबर 1। all bodies all bodies all bodies all bodies above absolute zero, all bodies above absolute zero, above absolute zero, absolute above absolute zero। हाँ, क्या कंफ्यूजन है इसमें? कौन सुन रहा है? ऑल बॉडीज एबव एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब पता है 0 केल्विन, ठीक है। emits
radiation, emits radiation and emits radiation and at same time and at same time and at same time absorbs radiation also, emits radiation and at the same time absorbs radiation also. So पहले पॉइंट में उसने बताया कि जो भी बॉडी होगी 0 केल्विन से ऊपर, 1 केल्विन, 2 केल्विन या 100 केल्विन कुछ भी हो, 0 केल्विन पे अगर नहीं है तो वो बॉडी क्या कर रहा होगा, या तो एनर्जी इमिट कर रहा होगा और उसी टाइम पे सेम टाइम पे क्या करेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा। मतलब दोनों काम होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा और इमिशन भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, इमिशन एंड absorption are simultaneous process, but independent of each other, are simultaneous process but independent of each other. नेक्स्ट क्या है, दोनों एक साथ हो रहा होगा, इमिशन भी हो रहा होगा और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। हाँ सर, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। थर्ड पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट लिखो, हीट एक्सचेंज प्रोसेस इज कंटिन्यूअस, heat exchange process is continuous, heat exchange process is continuous। इसका क्या मतलब है कि जो भी प्रोसेस है, कोई भी टेम्परेचर पे बैठे हुए हीट एब्जॉर्ब या फिर हीट एक्सचेंज लिखा हो ना, एक्सचेंज में दोनों आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों। अब कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई बॉडी हीट रिलीज कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अभी रिलीज करेगा, 5 मिनट बाद रुक जाएगा, फिर करेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। जब एब्जॉर्ब करेगा तो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब रिलीज कर रहा होगा, या फिर इमिट नहीं कर रहा है। नहीं करेगा, 0 केल्विन पे। बाकी कोई भी टेम्परेचर रखोगे वहां पे इमिशन होगा, और इमिशन हमेशा कंटिन्यूअसली होते रहेगा, या फिर जो एब्जॉर्प्शन है वो हमेशा क्या होता रहेगा, कंटिन्यूअसली होते रहेगा। उसको तुम स्टॉप नहीं कर सकते। स्टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करने के लिए तुमको पहुंचना पड़ेगा 0 केल्विन पे। अब नेक्स्ट है कि अगर दो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, दो बॉडी क्या है, ए और बी है हमारे पास, एक बॉडी ए है और दूसरा बॉडी क्या है, बी है। अब समझना है यहाँ पे, अगर ए का टेम्परेचर ग्रेटर है बी से, ए का टेम्परेचर क्या होगा, अगर बी से ज्यादा है, तो ये बॉडी जो है ए, ये क्या करेगा, हीट इमिट कर रहा होगा, खाली इमिट करेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा, क्योंकि जो प्रोसेस है ना, कौन सा प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन और इमिशन का, वो हमेशा चलते रहता है। तो ये इमिट भी कर रहा होगा, साथ ही साथ क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा। मतलब इधर से दो प्रोसेस होगा, ये इमिट भी करेगा और एब्जॉर्ब भी करेगा। लेकिन अगर TA इज ग्रेटर देन TB, अगर TA क्या है तुम्हारा, ग्रेटर देन TB है, तो ये जो इमिट करेगा ना और जो एब्जॉर्ब करेगा, उसमें वैल्यू अलग अलग होगा। इसमें जो ये एब्जॉर्ब कर रहा है, सॉरी ये जो इमिट कर रहा है, इट विल बी ग्रेटर देन एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब कर रहा है, इमिट भी कर रहा है, लेकिन टेम्परेचर का ऐसा रिलेशन है, T इज ग्रेटर देन TB। तो ये एब्जॉर्ब कहां से कर रहा है, जो बी बॉडी जो बी बॉडी से इमिट हो रहा है, जो भी बी बॉडी से इमिट होगा उसको क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, और ये खुद क्या करेगा, इमिट भी करेगा। लेकिन टेम्परेचर का अगर ऐसा रिलेशन है, तो जो इमिट कर रहा होगा इट विल बी मोर देन एब्जॉर्प्शन। लेकिन दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो किसी और बॉडी के चलते हो रहा है। ये अगर रेडिएशन नहीं देगा तो इस पे कुछ फॉल नहीं होगा, और अगर फॉल नहीं होगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। मतलब एब्जॉर्प्शन और इमिशन क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। अगर तुम्हारे पास कंडीशन है TA इज ग्रेटर देन TB, TA किसके बराबर हो जाए, TB के बराबर हो जाए, तो क्या इमिशन और एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा, रुकेगा नहीं।
इस केस में जितना एब्जॉर्ब कर रहा होगा ये उतना ही क्या कर रहा होगा, इमिट कर रहा होगा। और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन को क्या बोलते हो, थर्मल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। मतलब अगर कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ऑन द बेसिस ऑफ रेडिएशन क्या बोलेंगे कि ये बॉडी जितना इमिट कर रहा है उतना ही क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब भी कर रहा है। कौन से बेसिस पे, प्रीवोस्ट थ्योरी के बेसिस पे। और दूसरा, अगर TA इज लेस देन TB, अगर ऐसा सिचुएशन है, अब इस केस में जो एब्जॉर्प्शन होगा इट विल बी मोर देन इमिशन, तभी जाकर के कुछ देर बाद तुमको कौन सा कंडीशन मिलेगा, ये वाला इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलेगा। अगर तुम यहाँ पे हो 1 पे हो या 3 पे हो, 1 पे हो या 3 पे हो, पहुंचोगे का अल्टीमेटली 2 पे ही पहुंचोगे, थर्मल इक्विलिब्रियम पे पहुंचोगे। तो एक केस में TA ज्यादा इमिट करेगा, जो इमिशन होगा क्या होगा, इज मोर देन एब्जॉर्प्शन। और इस केस में क्या होगा, इमिशन इज लेस देन एब्जॉर्प्शन। और इस केस में एब्जॉर्प्शन। ये 3 सिचुएशन है, जल्दी से लिख लो, जो भी बढ़िया से लिखना, मेरी जगह गंदा वंदा करके मत लिख रहे हैं। तुम सोच रहे हो लिखे क्या, अरे बॉडी तो बना दो कम से कम। ये क्या है, एक बॉडी है जिसका नाम क्या है, इसके अंदर एक गोला रखा हुआ है जिसका नाम क्या है, आप लिख लो, ए और बी। अरे बी, ये गोला नहीं लगा हुआ मतलब ये पूरा बी है, तुम लोग अलग से अपना बी बना रहे हो। हाँ वो अलग बी नहीं है, वो जो पूरा ये है ना स्क्वायर है, ये पूरा क्या है, बी है। उसके अंदर क्या रखा हुआ है, ए रखा हुआ है। सब लोग अपना अलग से बॉडी बना के रख रहा है कि सर शायद बी गोला लगाना भूल गए हैं, तो अपने से गोला लगा रहे हो। हाँ ये वाला पहला कंडीशन लिख लो, TA इज ग्रेटर देन TB। उस केस में क्या होगा, इमिशन किसके रेस्पेक्ट में कंपैरिजन कर रहा है, इमिशन कौन से बॉडी का, ए का, इमिशन ए का कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा सिस्टम है, अभी ये सिस्टम है और बी क्या है तुम्हारा, सराउंडिंग है। तो अभी सिस्टम जो इमिट कर रहा होगा वो एब्जॉर्प्शन से क्या होगा, ज्यादा होगा। वैसे ही दूसरा, वैसे ही तीसरा केस लिख लो जरूर। और इसी के साथ तुम्हारा एक लॉ खत्म हो गया। नेक्स्ट लॉ उसके बाद वाले भी लो, लेकिन वो होगा अगले क्लास में। आप बोलो, हाँ यही बोल रहे थे ना, यही बोल रहे थे ना। नहीं नहीं, तुम स्टार्टिंग में सर क्यों बोले थे, कुछ तो कोई तो बोल, कौन बोला था, क्या क्या, अच्छा तुम भी टाइम ही बता रहे थे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।